हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम खासी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। खासी कम्युनिटी क्योंकि हमको कुछ क्लाइमेट रेजिलियंस पे सिखाता है, क्या सिखाता है और इस कम्युनिटी का एग्रीकल्चरल और बायोडाइवर्सिटी से क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखो, यहाँ पे एक विलेज है नोंगत्रा, मेघालय में। इस विलेज की हम बात कर रहे हैं और ये वो रीजन है दुनिया का जो वेटेस्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब यहाँ पे हम आज इस लेक्चर में, पहले आप समझिए बात क्या करने वाले हैं। पहली बात कि जब भी हम इन्वायरमेंट को सेव करने की बात करते हैं, जंगलों को बचाने की बात करते हैं, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस होंगी तो हम अल्टीमेटली जंगलों को सेव कर पाएंगे, जो भी हमारा फॉरेस्ट्स हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फॉरेस्ट की, लेकिन पहले जो कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल ग्रुप्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ जो हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है कि फॉरेस्ट से फ़ायदा भी कैसे ले लें और फॉरेस्ट को सेफ कैसे रखें, उसको बचा के कैसे रखें। तो ऐसी ही एक कम्युनिटी खासी की इंडिजिनियस कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है ये, जो फॉरेस्ट को यूज़ भी करती है और उसका ध्यान भी रखती है। तो इनसे हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं? फूड प्रैक्टिसेस, फूड ग्रो करने का एक तरीका हो गया। जैसे यहाँ पे ये लोग हनी को बहुत यूज़ करते हैं और हनी को इस तरीके से लेते हैं कि अगर ये हनी कलेक्ट करने जा रहे हैं तो इनके पास एक अनोखा तरीका है कि बीज को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, जो प्रोडक्ट हम लेने आए हैं हम वही लेके चले जाएंगे, राइट। तो ये एक तरीका है जो ये कम्युनिटी अपनाती है, एनिमल्स के साथ फ्रेंडली रहती है, फॉरेस्ट को यूज़ भी करती है और उसका ध्यान भी रखती है, ठीक है। तो ये इसी कम्युनिटी की बात हो रही है मेघालय में, जो कि हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में सिखाती है। अभी रिसेंटली यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट था, इंडिजिनियस पीपल फूड सिस्टम, कि ट्राइबल लोग क्या खाते हैं, उनका फूड सिस्टम कैसा है। इसको को पब्लिश किया एफएओ ने और अलायंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल और सियाट ने। इसमें 8 इंडिजिनियस लोगों के फूड सिस्टम्स पे अराउंड द वर्ल्ड बात हुई, जिसमें 2 जगहें आपकी इंडिया की थी, उत्तराखंड और मेघालय। तो हमने देखा कि इनके फूड सिस्टम्स, क्योंकि कोविड के टाइम जैसे खासी कम्युनिटी ये बोलते हैं कि लोगों को कितना फ़र्क पड़ा ना, कि मार्केट बेस्ड सप्लाई चेन्स उनके बंद हो गए, लेकिन इनकी कम्युनिटी को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अपना खाना खुद ही उगाते हैं। तो फूड सिस्टम्स इनके कैसे चलते हैं जंगल में, कि ये फूड के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको हम बोलेंगे, एग्रीकल्चर भी है और फॉरेस्ट्री भी है, और ये ट्रेडिशनल तरीक़ों से करते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते। तो सही चल रहा है इनका। तो हमको इन पे रिसर्च करने की, इनके तरीके डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज ख़त्म हो जाए उससे पहले ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नोंगत्रा विलेज में, जो कि खासी जो लोग हैं यहाँ पे बसे हुए हैं, उनके ट्रेडिशनल बहुत अलग अलग तरह के फूड सिस्टम हैं। झूम कल्टीवेशन भी करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। झूम तो स्लैश एंड बर्न हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक सीज़न में एक चीज़ लगाई, दूसरे सीज़न में दूसरी चीज़ लगाई, क्योंकि उससे आपका सॉइल भी हेल्दी रहेगा, आपको खाने की चीज़ें भी मिलती रहेंगी। होम गार्डन्स बनाए, वाटर बॉडीज़ भी इनकी चलती हैं, और ये केमिकल फूड प्रोडक्शन नहीं करते, यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो यूज़ नहीं करते। और कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट है। तो जो इनका लैंडस्केप है, जितना एरिया इनके पास है, पूरी कम्युनिटी मिलके उसको संभालती है। इससे क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस भी इनका डेवलप होता है, फूड सिस्टम का भी डेवलप होता है और सस्टेनेबिलिटी भी रहती है। तो यही चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। डाइवर्स ट्रेडिशनल फूड, कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें ये लोग खाते हैं। इनका फूड सिस्टम जो है, नोंगत्रा आप अगर देखेंगे मिड स्लोप जो है डीप गौर चेरापूंजी रीजन का, वहाँ पे ये जगह है। और सैटेलाइट इमेजेस चेरापूंजी की आपको दिखाएंगी कि किस तरह से वाटरशेड है, पानी से डिवाइडेड है एरियाज़, कितना रेनफॉल यहाँ पे होता है, सॉइल कवर कैसा है, कितना पानी इस एरिया में रहता है। ग्रीन एरिया आपको काफ़ी नज़र आएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट भी यहाँ पे मेंटेन है। झूम इनका प्राइमरी फूड प्रोडक्शन सिस्टम है इस कम्युनिटी का, जहाँ पे 2 अलग अलग लैंड यूज़ करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट लैंड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, एक बार ये, दूसरी बार दूसरा एरिया, और एंड टाइम और जो टाइम भी डिपेंड करता है कितना वो एक प्लॉट पे, लैंड पे टाइम अपना बिताते हैं।
खासिस का जो रिस्पॉन्स है फूड सिस्टम के रेजिलियंस को लेकर, वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये लोग? क्योंकि ये कहते हैं हम सेल्फ गवर्न करते हैं, हम खुद ये चीज़ें मेंटेन करते हैं कम्युनिटी की, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। जैसे कि लेकिन अब कुछ चीज़ें इस कम्युनिटी को हार्म पहुंचाती हैं, हार्म यानी इनके ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि कुछ लोग कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए, तो जो उनका पहले फूड सिस्टम चल रहा था, अब उन्होंने ग्रास, ऑयल पाम लगाना वहाँ पे शुरू कर दिया, उसका इम्पैक्ट इस कम्युनिटी पे पड़ा। अब गवर्नमेंट ने आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आ गए, उसका असर इनको मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स जब आ गए तो इनको असर देखने को मिला, इनकी चीज़ों पे, इनके सिस्टम्स पे असर पड़ा। फिर क्योंकि क्या होता है कि लोग मार्केट पे डिपेंड हो जाते हैं, खुद ग्रो करना छोड़ देते हैं, मार्केट से आएगा तो आएगा, वो जो डिपेंडेंस है उसका नुकसान इन्होंने कहीं ना कहीं देखा। बट स्टिल अगर ये अपना एग्रो बायोडाइवर्सिटी अच्छे से करते रहे, अपना जो इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम है उसको चलाते रहें, तो वो एक क्लाइमेट रिजिलियंस तो आपको दिखता ही है, लेकिन एक रिजिलियंस जो है फूड सिस्टम को, वो भी यहाँ मिलता है। लेकिन जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए कि मार्केट सिस्टम, मार्केट पे डिपेंड करना, इस तरह की सब्सिडीज़ आ जाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिलियंस खो जाता है, तो ये वल्नरेबल हो जाती हैं कम्युनिटीज़ जो हैं। अब जैसे फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिक स्टेटस हो गया, हेल्थ हो गया, सेंसिटिविटी हो गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को लेके, फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड हो गया, कितने लोग डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ भी देखी गई कि अगर ये इनमें इम्पैक्ट पड़ेगा, इन पे असर पड़ेगा, तो ये ग्रुप्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हाईली वल्नरेबल भी हो जाएंगी। जैसे कि इन चीज़ों को लेकर, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक स्टेटस, हेल्थ को लेकर अलग अलग स्टेट्स में स्टडी की गई, रिसेंट गवर्नमेंट स्टडी असम में, कि कितना क्लाइमेट चेंज को लेकर लोग कितने वल्नरेबल हैं, मिज़ोरम में, और फाइनली ये स्टेट्स आप देख सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि अगर इनके खुद के सिस्टम्स ना हो तो ये ट्राइबल जो एरियाज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हाई वल्नरेबिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसलिए एग्रो बायोडाइवर्सिटी लिंक्स आपको नजर आएंगे, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, हिडन हंगर, रूरल इंडिजिनियस कम्युनिटीज के बीच में, कि कैसे ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज वल्नरेबल हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये क्या ग्रो कर रही हैं, क्या खा रही हैं, और कितना मार्केट पे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डिपेंड कर रही हैं। तो अब तभी यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम इनके इंडिजीनियस सिस्टम को समझेंगे, अपनी रिसर्च प्रायोरिटीज़ इंडिजीनियस फूड सिस्टम्स पे देंगे कि किस तरह से ये अपने इंडिजीनियस फूड सिस्टम्स चलाते थे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको भी होगा और इन कम्युनिटीज़ को भी होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ हम अच्छे से समझते हैं तो फूड सिक्योरिटी का जो एक टेंशन हमको रहता है वो नहीं रहेगा, डाइटरी डाइवर्सिटी भी हमारी बनी रहेगी, कि हम देखें कि ये लोग क्या क्या ग्रो करते हैं, उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, सीजनल अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू है, करंट यूज विद इन द कम्युनिटीज इनका कितना है। और अभी जैसे मैंने COP26 पे एक लेक्चर बनाया था कि वहाँ पे क्या क्या डिसाइड हुआ और क्या क्या डिसाइड नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन पे बात की गई है, अडाप्टेशन प्रैक्टिसेस पे बात की गई है, फाइनेंशियल मैटर्स जो है क्लाइमेट को लेकर उस पे बात की गई है, इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशंस चल रही हैं। और यहाँ पे हमें अपने कंट्री के लेवल पे इन रिसर्च प्रायोरिटीज़ को ध्यान में लाना होगा। अगर यहाँ पे जो हमने जो भी अग्रीमेंट्स किए हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नोंगत्रा का लोकल लैंडस्केप अगर आप देखेंगे तो क्रॉप ओरिजिन डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे ये विलेज है। डोमेस्टिकेशन यहाँ पे लोकल प्लांट्स की है, लोग लोकल प्लांट्स जो कभी वाइल्ड में ग्रो करते होंगे उनको आज हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। जैसे कि ऑरेंजेस, मैंडरिन ऑरेंज जो हो गया, ये कभी वाइल्ड हुआ करता था लेकिन आज हम इसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। सो वाइल्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ येस्टरडे आर डोमेस्टिकेटेड फ्रूट्स ऑफ टुडे। जैसे कुछ क्रॉप्स इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किए गए सेंचुरीज पहले, वो ट्रेडिशनल है लेकिन उनकी लॉन्ग हिस्ट्रीज हैं। जैसे मिलेट हो गया, राइस बीन हो गया, मेज हो गया, कसावा हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये लोग इस पर डिपेंड करते हैं। 63 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, सीरियल, लेग्यूम्स, रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब इंक्लूड करके, जो कि झूम फील्ड्स और किचन गार्डन्स में ग्रो की जाती हैं। और इनमें से बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो कम्युनिटी में आपको उनकी मल्टीपल वेराइटीज़ दिखेंगी, एक तरह के नहीं दिखेंगे, मल्टीपल वेराइटीज़ दिखेंगी और ये कम्युनिटीज़ उनको ग्रो करती हैं। अब एक्सटर्नल इनपुट्स क्या हैं, स्पेशली सिंथेटिक केमिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है फूड प्रोडक्शन के लिए।
यूजुअली लोग यूज़ नहीं करते झूम कल्टीवेशन में। और ओनली इनपुट यूज यहाँ पे क्या आता है, ऐश, जो कि बायोमास बर्न करके ये लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल इनपुट में ये वही यूज़ करते हैं, सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं वो यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ उनको क्लाइमेट रेजिलियंस बनाती है, उनके फूड सिस्टम को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाती है। तो यही रीज़न है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनकी क्लाइमेट जो वेरिएबिलिटीज़ हैं ये उससे कोप कर जाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कभी बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल होता है, एराटिक रेन्स होती हैं, तो दे कोप अप, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलियंट इंडिजिनियस क्रॉप वैराइटीज़ को फार्मिंग में यूज़ करते हैं, सीड कंजर्व करके रखते हैं और इंडिजिनियस फॉरेस्ट फूड्स और वीड्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि हमको समझने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, और इन प्रैक्टिकल की अगर लार्ज स्केल पे किया जाए तो हमारी पूरे देश को क्या फ़ायदा उसका होगा। तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी जो है, खासी कम्युनिटी, बहुत अच्छे से समझती है लोकल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को भी, कि उसका फार्म प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है। वाटर अगर हो या ना हो, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं तभी बात कर रही हूँ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं सस्टेनेबल तरीके से। कैसे, क्रॉप और लाइफस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम को यूज़ करके, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी भी हायर रहे, फार्म इनकम्स भी हायर रहे, और क्लाइमेट में अगर कोई वेरिएबिलिटी आती है हम में इतनी सहनशीलता रहे हमारे सिस्टम्स में कि वो सिस्टम्स कोलैप्स ना कर जाएं। खासी कम्युनिटी के बारे में आपको बता दूं, इंडिजिनियस एथनिक ग्रुप है मेघालय का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। डिस्टिंक्ट कल्चर है इनका, लार्जेस्ट ट्राइब है ये मेघालय की, और बोथ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन ऑफ ट्राइबल ऑफिस रन थ्रू फीमेल लाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल लाइन से इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और जो उनके ऑफिसेज हैं वो रन होते हैं, पासिंग फ्रॉम मदर टू द यंगेस्ट डॉटर। तो आप देख सकते हैं मैट्रिलिनियल अप्रोच इनकी आपको नजर आएगी। खासी मॉन खमेर लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, सेवरल क्लैंस हैं इनके। वेट राइस इनका मेन सबसिस्टेंस है, और इसको वैली बॉटम्स और टेरेस गार्डन बिल्डिंग्स में, हिल साइड्स में ग्रो किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, National Innovation on Climate Resilient Agriculture was launched by ICR February 2011 में। It educates and trains the farmers on the application of different technological advancements in dealing with climate risk। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे इसका सही आंसर मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेन क्रक्स इस लेक्चर का यही है कि हम इंडिजिनियस लोग किस तरीके से फूड सिस्टम्स चलाते हैं, हमको ये समझने की ज़रूरत है, स्पेशली इस खासी कम्युनिटी की यहाँ पे हमने बात की। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए। बाकी आप कोर्सेज़ के लिए वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।